नमस्कार, मैं निशांत चतुर्वेदी आप सभी के साथ जुड़ा हूं एबीपी लाइव पर। आज हम निकले हैं वोटर का मिजाज जानने के लिए। बनारस सांस्कृतिक राजधानी के तौर पर भी जानी जाती है। हालांकि इस विषय पर अगर हम बात कर लें तो 2024 लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। वही इंडिया गठबंधन की बात कर लें तो अजय राय चुनावी मैदान में हैं। बनारस के वोटर क्या सोचते हैं ये जानना जरूरी है। हालांकि एक विषय यह भी है कि आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनका घोषणा पत्र जारी कर दिया गया है, जिसमें 30 लाख की नौकरी देने का वादा हो। इसके अलावा आरक्षण की जो निर्धारित सीमा है 50% उसको बढ़ाने की बात हो, महिलाओं को आर्थिक सहायता देने की बात हो, ये तमाम विषय शामिल हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल हम इन वोटरों से ये करेंगे कि क्या इस बार वोटर राम मंदिर के मुद्दे पर वोट करने वाले हैं, हिंदू मुस्लिम ऐसे धार्मिक आधार पर वोट करने वाले हैं, या कुछ अन्य विषय है। सीधे हम बात करेंगे। अधिवक्ता समाज से जुड़े हुए लोग हैं, फर्स्ट टाइम वोटर हैं, इसके अलावा अन्य व्यावसायिक क्षेत्र से भी जुड़े हुए लोग हैं। सभी लोगों से हम बात करने का यहां पर प्रयास करेंगे। बनारस का मिजाज क्या है? देखिए, बनारस अपने मिजाज में जिंदा रहने वाला शहर है और बनारस लोकतंत्र के उत्सव में भी बढ़ चढ़ के भाग लेता रहा है। ख़ास तौर से जब से नरेंद्र मोदी जी बनारस के संसदीय चुनाव में प्रत्याशी होकर आए हैं, तब से कुछ ज़्यादा ही उत्साह देखने को मिला है। और जहाँ तक बनारस के वोटर के मिजाज का सवाल है, तो ऐसा नहीं है कि बनारस का वोटर पूरे देश के मिजाज से अपने को अलग रख के चलता है। धार्मिक मुद्दे, सामाजिक मुद्दे, राजनैतिक मुद्दे, इन सब का विश्लेषण बनारस की जनता बखूबी करती रही है और परिपक्वता का परिचय भी देती रही है। थोड़ा सा उत्साह कुछ धार्मिक विषयों पर कभी कभी दिखाई भी पड़ा है बनारस में। विश्वनाथ जी के कॉरिडोर के निर्माण से भी बनारस का मिजाज कुछ बदला नज़र आया है। लेकिन फिर भी आम जनता के जीवन से जुड़े जो मुद्दे हैं, जैसे महंगाई है, रोजगार है, शिक्षा भी महंगी हुई है बनारस में, स्वास्थ्य सुविधाएं, अस्पतालों ने दुकान का स्वरूप ले लिया है, ये सब विषय उनको ये उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री जी ज़रूर जब बनारस की नुमाइंदगी करेंगे तो इन विषयों को संजीदगी से लेंगे। उस पर थोड़ा निराश जरूर है बनारस का वोटर। देखिए, ये बड़ी बात कह रहे हैं कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर आम जनमानस से जुड़ी हुई सुविधाएं हैं, उस पर खास ध्यान देना आवश्यक है। विवेक शंकर तिवारी जी हैं, हमारे साथ जुड़े हैं, अधिवक्ता हैं। कैसे देख रहे हैं इस बार का बनारस का वोटर क्या सोच रहा है? सवाल आपसे सीधा सीधा ये है कि क्या राम मंदिर या धार्मिक मुद्दा इस बार हावी रहेगा? नहीं, मुद्दे क्यों नहीं हावी रहेंगे। सवाल 100 करोड़ लोगों की आस्था का जो है, अभी तक जो हमारी पूर्ववर्ती सरकारें रही हैं, गैर भाजपा की सरकारें रही हैं, उन्होंने 25 करोड़ लोगों के तुष्टीकरण की राजनीति किया है। उनकी राजनीति की दिशा और दशा दोनों ही इन 25 करोड़ लोगों को केंद्र में रखकर ही होती रही है। पहली सरकार ऐसी आई है जो नहीं 100 करोड़ लोगों की जो बहुसंख्यक लोग हैं हमारे इस देश में, भारत में, उन बहुसंख्यक लोगों की भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए हमारे जितने भी धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर हैं उनको सजाने का काम, संवारने का काम, उनको संरक्षित करने का काम, उनको विश्व स्तरीय बनाने का काम इस नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। तो आम जनता क्यों नहीं इस बात को दृष्टिगत रखेगी? 500 वर्षों का संघर्ष रहा है राम मंदिर को लेकर के, कई पीढ़ियां लग गई इस संघर्ष को लड़ने में, कितने लोगों की बलि देनी पड़ी है। लेकिन इसी नरेंद्र मोदी की सरकार में हमको राम मंदिर, भव्य राम मंदिर का निर्माण मिला। काशी विश्वनाथ मंदिर, अगर काशी की बात करते हैं तो काशी विश्वनाथ मंदिर की जो पहले की स्थिति रही है, महात्मा गांधी ने भी चिंता व्यक्त की है कि नहीं, मंदिर जाने का जो रास्ता है सकरी गलियां हैं। तो महात्मा गांधी की जो भावना थी, जो उन्होंने उद्गार व्यक्त किया था काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास के क्षेत्रों के बारे में, उनकी ही पार्टी की सरकार ने इस पर काम करना मुनासिब नहीं समझा है। उसको भी सजाने और संवारने का काम किसने किया? नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। तो काशी के आँख के सामने सारी चीज़ें हुई हैं। यहाँ पर 12 घंटे 15 घंटे बिजली की व्यवस्था नहीं रहती रही, सड़कों पर सफाई की व्यवस्था नहीं रहती रही, गड्ढा युक्त सड़कें रहती रही, लेकिन अब चमचमाती सड़कें हैं। हम लोगों को 24 घंटे बिजली, हम लोगों का तो इन्वर्टर हम लोगों का एकदम निष्प्रयोज्य पड़ा हुआ है, बिजली कभी जाती नहीं है।
रात में आप जाइए देखिए, नगर निगम के कर्मचारी पूरी सफाई व्यवस्था में लगे हुए हैं। हर जगह चारों तरफ व्यवस्था ही व्यवस्था मिल रही है। चलिए, हम कांग्रेस मैनिफेस्टो पर भी आपसे बात करेंगे। एक आरोप है इंडिया गठबंधन का, विपक्ष का, कि पूरी तरीके से सरकारी संस्थानों पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कब्जा जमा लिया गया है, दुरुपयोग हो रहा है संस्थानों का, आप क्या कहेंगे? देखिए, ये आरोप बहुत बेईमानीपूर्ण है। जो सरकार होती है उसके अंडर में सरकारी संस्थाएं काम करती हैं, लेकिन जिन संस्थाओं के बारे में लोगों का आरोप है वह इंडिपेंडेंट संस्थाएं हैं, उस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं रहता। चूँकि मोदी गवर्नमेंट में वो संस्थाएं ईमानदारी से ज़्यादा सक्रिय हो गई हैं, पहले काम को नहीं करने दिया जाता था। तो अब लोगों को लगता है कि ये सरकार की वजह से हो रहा है। एक्चुअली सरकार ने उनको खुली छूट दे रखी है कि भाई करप्शन पर जीरो टॉलरेंस, आपको काम करना है, तनख्वाह आपको इसी बात की मिलती है। तो वो लोग अब ईमानदारी से काम करने के लिए मजबूर हो गए हैं। और विरोधियों को लगता है कि सरकार के कहने पे होता है, सरकार के कहने पे कुछ नहीं होता। वो अधिकारी अपने मन से काम करते हैं क्योंकि उनको काम करने की छूट दी गई है। अच्छा, एक बात कहा जाता है बनारस के बारे में, 10 साल बतौर सांसद प्रधानमंत्री जी ने यहाँ का नेतृत्व किया। जो यहाँ के लोकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, यानी विधायक जो हैं, इसके अलावा सभासद हैं, वो जनता से जुड़ने में कामयाब नहीं हो पाए हैं। ये हमने भी पूछा, हमने तकरीबन सैकड़ों यहाँ के मतदाताओं से सीधा पूछा, उनकी बड़ी नाराज़गी रहती है कि हमारी बेसिक जो समस्याएं हैं उसको लेकर हमारे जनप्रतिनिधि हमसे नहीं मिलते हैं। हमें प्रधानमंत्री जी से नाराज़गी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। इस तरह की कुछ शिकायतें हैं और हम लोग महसूस करते हैं। उसके पीछे कारण ये है कि मोदी जी का इतना विराट व्यक्तित्व है कि ये जो लोकल नेता हैं, जो विधायक हैं, ये मान के बैठे हैं कि चलो ठीक बात है, हमको तो मोदी के चेहरे पर जीतना है, हमारा कंट्रीब्यूशन नहीं चाहिए, इसलिए वो आराम से रहते हैं। ज़रूर इस सरकार को उन लोगों पर थोड़ा अंकुश लगाना चाहिए और उसकी मॉनिटरिंग करनी चाहिए। मॉनिटरिंग करनी चाहिए, ये आपका कहना है। हमारे साथ फर्स्ट टाइम वोटर भी जुड़े हैं, उनसे भी बात करेंगे। हम चाहेंगे वेदांत आप आगे आ जाएं। वेदांत, इस बार आप क्या सोचकर वोट करने जाएंगे? मतलब पहली बार आप वोट करने जा रहे हैं, कई उम्मीदें भी होंगी। आपने प्रधानमंत्री मोदी को टीवी के माध्यम से, तमाम विषयों के माध्यम से सुना होगा। जब आप वोट करने जाएंगे तो क्या सोच कर जाएंगे? आखिरी 10 सालों में जितना अपलिफ्टमेंट शायद वाराणसी का हुआ है उतना किसी और पॉलिटिकल पार्टी के एरा में नहीं देखा गया है। और जितना भी मेन आपको रहने के लिए जो सुविधा चाहिए होती है, इलेक्ट्रिसिटी, एजुकेशन, हॉस्पिटैलिटी, सेफ्टी, सिक्योरिटी, वो वाराणसी में बहुत ज़्यादा अपलिफ्टमेंट हुआ था इस चीज़ में। और शायद आगे जो मोदी जी आएंगे वो आगे इसके ऊपर और काम करेंगे और सब सही होगा। देखिए, कुछ अन्य प्रत्याशी भी आपके ही वाराणसी से रहे हैं, उनको भी आपने देखा होगा, उनके भी काम को आपने कभी सुना होगा, समझा होगा। क्या उनसे भी वो उम्मीदें हैं? अजय राय जी भी हैं, आपके कुछ ही दूरी किलोमीटर पर रहते हैं, उनके कामकाज को भी आपने कभी देखा होगा। क्या लगता है उनके बारे में? सबका काम अपने हिसाब से होता है, लेकिन जो बीजेपी जो अपना काम करती है, जो भी काम रहता है उसमें इस काम अलग रहता है। अच्छा, काम अलग है। चलिए, हम कुछ अन्य वोटर से भी बात करेंगे। आप क्या करते हैं? मेरा नाम आर्यन पांडे है, मैं 4th ईयर लॉ स्टूडेंट हूँ। अच्छा, लॉ स्टूडेंट हैं। आर्यन, देखा होगा आपने 10 साल कामकाज को, बनारस के ही रहने वाले? हाँ, बनारस के। बदलते हुए बनारस को देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं बनारस में चुनौतियों को बढ़ते हुए देख रहे हैं? ये मेरा फर्स्ट टाइम वोट है लोकसभा चुनाव में। तो लास्ट 2014 से लेकर 2019-24 तक जितने भी बदलाव हुए बनारस में, वो रोड हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, या लॉ से रिलेटेड हो, या क्या नाम है, तो बेसिक चीज़ें से जो जोड़ी हुई हैं, वो चीज़ें मतलब एक दशक में बहुत चीज़ें चेंज हुई हैं। नो, बनारस लेवल पे नहीं, ये नेशनल या इंटरनेशनल। आप G20 सम्मेलन भी देखे होंगे तो हमारा नेशनल लेवल पे हमारे जो प्रतिष्ठा या चीज़ें हैं, कार्यक्रम हुआ, तो बनारस की जो सिटी है वो इंटरनेशनल लेवल पे हाईलाइट हुई है, जिसकी वजह से आज देख रहे हैं टूरिज्म है, चीज़ें हैं बड़ी है। आप जब जाएंगे, लोकसभा चुनाव में पहली बार वोट कर रहे हैं, तो क्या सोचेंगे? किस उम्मीदवार पर आप भरोसा जताएंगे? आप किस उम्मीदवार पर भरोसा जताएंगे? आपको क्या लगता है, आपको क्या चाहिए? देखिए, किसी भी लॉ स्टूडेंट हो या किसी भी चीज़, एक बेस्ट फ्यूचर के लिए, तो ये जो गवर्नमेंट है, ये शिक्षा पे, ये चीज़ों पे अच्छा काम। किस पार्टी के पास आपको विजन लगता है? विजन बीजेपी के पास। चलिए, और लोगों से हम बात करेंगे। आज एक खास दिन ये भी रहा कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैनिफेस्टो जारी किया गया है। आपने देखा होगा, उसमें जो मूलभूत बातें की गई हैं, उनके मैनिफेस्टो को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, वो मैनिफेस्टो उनका धरा का धरा रह जाएगा। देश चल पड़ा है परिवर्तन की ओर,
देश कुछ और सोच रहा है, देश की धारा कुछ और चल रही है। उस धारा में किसी प्रकार का अब परिवर्तन होने नहीं जा रहा है। अभी बहुत सी लड़ाई हम लोगों को लड़नी है और वो लड़ाई लड़ने में, उस लड़ाई को नेतृत्व देने में नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ही सक्षम है। कांग्रेस पर से देश का विश्वास उड़ गया है। कांग्रेस को भी देश ने मौका दिया है, कांग्रेस ने भी शासन किया है, लेकिन वही तुष्टीकरण की राजनीति, तो ये तुष्टीकरण की जो राजनीति है, ये देश में जहर घोलने का वातावरण पैदा किया है। तो अब इन चीज़ों से देश उबर चुका है और देश पुनः नरेंद्र मोदी जी को एक बार कमान सौंपने जा रहा है। और मेरा अनुमान इस बार है, जो आकलन है, जिस प्रकार का वातावरण देश में दिख रहा है, 400 पार मोदी जी करेंगे इस बार। आपने तो कह दिया 400 पार। मैनिफेस्टो में कुछ प्रमुख बातें कही गई, जिसमें सरकारी नौकरियां 30 लाख यानी जो बची हुई जिस पर भर्तियां नहीं हो रही हैं, इसके अलावा महिलाओं को आर्थिक सहायता 50% का जो आरक्षण का एक तय सीमा है उसको क्रॉस करके, मतलब अन्य सभी वर्गों के लिए आरक्षण, आर्थिक आरक्षण तो 10% लागू किया गया था, उसको बढ़ाने की बात कही जा रही। बढ़ाने का नहीं, मतलब सभी वर्गों के लिए। आप कैसे देखते हैं इनके? देखिए, कांग्रेस का मैनिफेस्टो मैंने देखा नहीं, इसलिए उसके बारे में बहुत नहीं कह पाऊँगा। मैं देखूँगा तो कहूँगा। जहाँ तक सवाल है कि मोदी जी को वोट क्यों किया जाए, ये सवाल महत्वपूर्ण है। इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि ये पूछा जाए कि आप मोदी जी को वोट क्यों नहीं कर रहे हो, तो बातें साफ हो जाएंगी। मोदी जी जब से आए तो क्या दृष्टि है उनकी, एक निचले तबके के आदमी से ले करके पहला काम उन्होंने क्या किया, कहा भाई देश को साफ होना चाहिए। करोड़ों लोगों ने बैंक का मुंह नहीं देखा था, कहा फ्री में जनधन खाता खोलो, पेंशन योजना लाए, आयुष्मान स्वास्थ्य की चिंता किया उन्होंने, किसानों के लिए किसान स्वाभिमान निधि किया। तो उन्होंने हर सेक्टर को बराबर समझा और सबके लिए काम किया। जहाँ तक विकास का सवाल है, आप अपनी आँखों से देख रहे हैं 24 घंटा बिजली। मैं बाहर भी जाता हूँ तो मुझे ताज्जुब होता है कि बनारस का इतना हल्ला है, लेकिन जब चले जाओ आप, आजमगढ़ चले जाओ, मऊ चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, जाता हूँ मैं दिल्ली उल्ली तक, तो देखता हूँ कि कोई ऐसी सड़क, कोई ऐसा स्टेशन ऐसा मिलता ही नहीं जहाँ निर्माण न हो रहा हो। तो चारों तरफ निर्माण हो रहा है, एम्स बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, विकास ही विकास है। जनता को और चाहिएगा। दूसरी बात, सुरक्षा का जहाँ तक सवाल है, रक्षा का जहाँ तक सवाल है, देश जहाँ एक पिस्तौल तक नहीं बनाता था, वहाँ आज अपने रक्षा सौदों को बाहर भेजने की स्थिति में है, अंतरिक्ष में कमाल कर रहा है। ये उनकी प्रेरणा है। नेता कुछ करता नहीं, वो प्रेरित करता है। जब हमारा अंतरिक्ष चंद्रमा पर फेल होता है तो जाते हैं और वैज्ञानिकों की पीठ ठोकते हैं कि कोई बात नहीं, यही काम नेता का है। तो जो आत्मविश्वास, दूसरा एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो देश या जिस देश के लोग अपने इतिहास को याद नहीं रखते, वो इतिहास बना नहीं सकते। मोदी ने क्या किया, सनातन धर्म में विश्वास रखने वालों में ऊर्जा भरी, उनमें विश्वास पैदा किया, साथ साथ 3 तलाक समाप्त करके माइनॉरिटी के महिलाओं को भी उन्होंने बराबरी का दर्जा दिलाया। ये कोई छोटा काम नहीं था। चलिए एक अंतिम कमेंट हम आपसे लेंगे। इन्होंने तो गिना दी उपलब्धियां, खैर नोटबंदी की क्या सफलता रही उसके बारे में हम नहीं चर्चा कर पाए। सवाल आपसे कि आज प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान में एक बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि जो कुछ भी 10 सालों में हुआ है वो मात्र ट्रेलर है, यानी अभी और फिल्म देखना बाकी है। तो अभी और क्या देखना है? अब उनकी निजी विचारधारा क्या है या उनकी पार्टी की क्या खास योजनाएं हैं, अब उनका खुलासा अगर वो नहीं कर रहे हैं तो हम अंदाज तो नहीं लगा सकते। लेकिन मेरा ये मानना है कि सब कांग्रेस अपनी जो विचारधारा लेके चल रही थी, उस विचारधारा को अमली जामा पहनाने में कहीं न कहीं कोई ऐसी चूक हुई कि जो तुष्टीकरण के आरोप लग रहे थे वो लोगों को दिखते प्रतीत हुए। वोट बैंक संभाले रखने की ललक में कांग्रेस ने कुछ समझौते जरूर किए और कुछ निर्णय लेने में उसने शिथिलता बरती, जिसकी वजह से अगर माइनॉरिटी के फंडामेंटलिज्म को प्रमोट करने का आरोप कांग्रेस पर लगा तो कहीं न कहीं बहुसंख्यक समाज में फंडामेंटलिज्म को प्रमोट करने का आरोप बीजेपी पर भी आएगा। और हम समझते हैं कि भारतीय संविधान में जो मूल्य तय किए गए थे, जो आज भी अक्षुण्ण हैं, धर्मनिरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता के, ये हमारा एक बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का।
उसको ठेस नहीं लगनी चाहिए। नहीं तो बहुजातीय, बहुधार्मिक और बहुसांस्कृतिक समाज, ये जो बहुलतावादी समाज है, इसके अगर ढांचे को खतरा पैदा होगा तो भारत की एकता और अखंडता को खतरा होगा, और इसे हमें ही संभालना है। इसे अमेरिका, ब्रिटेन, जापान के लोग नहीं संभालेंगे। ठीक में आपने बड़ा ही महत्वपूर्ण इशारा कर दिया है कि एकता अखंडता को बनाए रखना होगा। समय की सीमा है। बस आप ये बताइए कि मैनिफेस्टो जो कांग्रेस पार्टी ने जारी किया है उसको कैसे देखते हैं? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि राजनीतिक दल अक्सर वोट बटोरने की ललक में कुछ ऐसे बड़े बड़े वादे करते हैं जो धरातल पर उतारे नहीं जा सकते, और इसमें करीब करीब सभी दल और सभी सरकारें विफल रही हैं। कांग्रेस इस समय करीब करीब हताशा में है कि कैसे हम बीजेपी को चुनौती दें। उसके लिए ज़मीन पर संघर्ष करने लायक इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टी का बचा नहीं है। मैं समझता हूं कि अब उनके नेताओं के पास कोई खास विजन भी नहीं है, सिवाय इसके कि कहीं लालू के साथ हाथ मिला लो, तो कहीं केरल में फंडामेंटलिस्ट फोर्सेज के साथ हाथ मिला लो, तो कहीं ममता बनर्जी के साथ जुड़ जाओ, किसी तरह सीटें बटोर लो। तो कांग्रेस कोई तो संजीवनी होगी। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में यथार्थ कितना है, ये आने वाला समय तय करेगा, जब कांग्रेस को मौका मिलेगा, और जो अभी दिख नहीं रहा। ऐसे में वोटर का जो मिजाज है वो आप समझ ही रहे होंगे। लगातार लोगों की बातें, हाँ अपनी बात आप। अभी आपने एक सवाल उठाया नोटबंदी का, तो मैं आपको एक आश्चर्यजनक, शायद आपको लगे, एक बात बताऊं कि नोटबंदी का प्रस्ताव 2009 में मैंने सेंट्रल बार में पास कराया, नेशनल टीवी पे चला था, और बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश से पास कराया, और मनमोहन सिंह को उस ज़माने में भिजवाया था, और मेरे पास प्रस्ताव है। जिस दिन मोदी जी प्रस्ताव पढ़ रहे थे, आप देखेंगे कि मेरे प्रस्ताव की एक एक शब्द उसमें है। और दिल्ली से लोग आए थे मेरे पास, मेरा इंटरव्यू लिया था, नेशनल टीवी पे चला था। तो उस समय क्या स्थिति थी? बैंक कंगाल हो गए थे, डूबने की स्थिति में थे। अगर नोटबंदी नहीं की गई होती तो बैंक सारे दिवालिया होने वाले थे, जिसको मोदी जी ने भांपा। और आज क्या स्थिति है? आप दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति बनने की तरफ अग्रसर हैं, 5वीं तो हो गए हैं आप। ये फ़र्क पड़ा नोटबंदी का। करप्शन रुका, दंगाइयों का काम रुका, आतंकवादियों का काम रुका। तो नोटबंदी बहुत ही पॉजिटिव निर्णय था और बहुत ही सराहनीय कदम था। जो लोग उसको इनकार करते हैं वो गलत करते हैं। चलिए, आने वाले वक्त में ये तो देखना होगा कि देश की जनता किसको अपना आशीर्वाद देती है, किसको अपना मत प्रदान करती है। लेकिन मुकाबला बेहद दिलचस्प है। इंडिया गठबंधन की बात कर ले, एनडीए गठबंधन की बात कर ले, अपनी अपनी तरफ से जीत का दावा किया जा रहा है। एबीपी लाइव के लिए वाराणसी से निशांत चतुर्वेदी।